हेलो डियर स्टूडेंट्स। वैसे में उत्तरार्ध का चैप्टर 4 प्रारंभ करूंगा प्यारे बच्चों, और तैयारी में आनंद लीजिए, मेहनत करें, शरीर पर भी खूब ध्यान दें आप लोग, और जितना पढ़ाया जा चुका है उसको रिवाइज भी करते रहें। ध्यान दें। चैप्टर 4 उत्तरार्ध का ध्यान दें। तो उस दिन मैं चर्चा कर रहा था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में वह जो है सारागास का नायक समर वहां पर गया था नौकरी खोजने के लिए। उस जमाने में लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जाया करते थे काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए बच्चों। और तो मूल रूप से समर भी गया था, कहीं अच्छा काम मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो गया था ढूंढने के लिए, प्रयास करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर एक सज्जन से मुलाकात होती है, और जब एम्प्लॉयमेंट से वापस आया कि वहां बड़ी भीड़ थी, तो सज्जन के बारे में अपनी पत्नी प्रभा से बतलाया भी था कि समर उनसे मिलकर प्रभावित हुआ। तो फिर दिवाकर घर गया, वहां उसे वही सज्जन मिल गए, यानी वही शिरीष। दिवाकर का चचेरा भाई शिरीष था, बड़ा विद्वान था, तर्क शास्त्री था, तर्क करने में मास्टर था। ये लोग होते हैं तर्क करने में विज्ञाता होते हैं। तो वे और कोई नहीं, अभी तो दिवाकर के भाई साहब शिरीष थे। वे वहां अपनी बहन के इलाज के लिए आए थे। उसे हिस्टीरिया की दौरे आते थे, अतः उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी बीमारी का असली कारण भी जानते थे। उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी। पतिदेव तब पढ़ रहे थे। जब पढ़ाई पूरी हुई तो अचानक एहसास हुआ कि पत्नी तो अनपढ़ है, उसके साथ उनका निर्वाह नहीं हो सकेगा। उन्होंने एक तरह से छोड़ ही रखा था। उसे शिरीष जी अपने साथ ही रखते थे। किसी तरह उन्होंने उसे मैट्रिक पास कराया, पर ज्यादा सोचने से उसे ये बीमारी हो गई, वरना 1 साल इंटर कर ली थी। समर को लगा कि जैसे मुन्नी की कहानी सुनाई जा रही हो। उसके इलाज के लिए शिरीष जी को वहां जाना पड़ेगा। ध्यान बच्चों, यानी शिरीष अपनी बहन के इलाज के लिए बार बार आते थे वहां पर, डॉक्टरों से मिलना, उसके चेकअप कराना। तो उस जमाने में बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों, क्योंकि लड़के लड़कियां पढ़ रहे होते थे तो शादी हो जाया करती थी। लड़का अगर कभी कभी बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाया करता था, तो पत्नी को नहीं मानता था, क्योंकि पत्नी अनपढ़ थी। यही बात किसके साथ हुआ? शिरीष की बहन के साथ। बेचारी को सोचते सोचते मेंटल प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब किसी भी स्त्री का उसका पति अगर उसको तिरस्कार कर देता है तो उसे मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि दिन रात वो उसी बारे में सोचती है। शिरीष हिंदू कोर्ट बिल पास होने का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी बहन को तलाक दिलाकर उसकी दूसरी शादी करा देना चाहते थे। वे पिता की संपत्ति में पुत्री के भी बराबरी हिस्से के पक्ष में थे। समर्था शिरीष के बीच तलाक का संपत्ति के में बहन भाई के बराबर के हिस्से के संबंध में बहस होती है। समर का मानना था कि तलाक नहीं होना चाहिए और संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई बहन का आपसी प्यार कम होगा। शिरीष का कहना था कि बहन के प्रति दया और प्रेम मन से है, न कि सामाजिक या राजनीतिक बंधन से। जब दो भाई बंटवारा करके अलग अलग सुख से रह सकते हैं तो फिर बहन भाई क्यों नहीं? समर से कभी इस ढंग से मैं सोचा ही नहीं था। दिवाकर ने शिरीष को बताया था कि समर बहुत सोचता है, पर शिरीष का
विचार है कि वह तर्क वितर्क की बुद्धि की नहीं सोचता, अपितु भावनाओं के आवेश में उड़ता है। सीरीज को लगता है कि नारी मजबूरियों में घुटती रहती है, मजबूरी में घुट घुट करके मरने को भारतीय नारी की सहनशीलता का नाम दिया जाता है। सीता के निर्दोष होते हुए भी इतने बड़े कलंक और यातना को सहा। समर कुछ तनाव में था। उसने प्रश्न किया, आप अपने हिंदू धर्म को संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं मानते? मेरी कहने का मतलब है बच्चों, सीरीज हर बात को तर्क की कसौटी पर रखता है बच्चों। और जबकि हमारे समर महोदय जी वे अपनी जो कल्चर संस्कृति जो चली आ रही थी उसके आधार पर तर्क की बातें किया करते थे, जबकि हमें तर्क की बात को यानी एक बात ये मानना चाहिए, हमें पुरानी परंपराओं घिसी पिटी परंपराओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमें उसको आधुनिक मॉडर्न तरीके से ग्रहण करना चाहिए बच्चों। आगे श्री सिंधु को ध्यान दो बच्चों। इसके बाद में सीरीज के अनुसार समर का ज्ञान अधूरा है। वह केवल संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा से प्रभावित बात करता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हिंदू धर्म में मानवता के लिए कुछ नहीं किया जाता। ईसाई धर्म में कुछ लोग स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, अनजाने लोगों की सेवा करते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हिंदू धर्म बड़ा अवैज्ञानिक था, अव्यवहारिक है। यह बात उसने कहा। ये बात सीरीज का व्यक्तिगत विचार है बच्चों, यानी हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग हैं कि जो कि समाज सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा जो उन्होंने देखा था, अपने दिमाग से अपनी कसौटी पर उन्होंने अपनी बात को रखा था बच्चों। तो आगे ध्यान दें बच्चों। समर ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य तो इन दोनों के बीच में समर और विवाद यानी ध्यान देने की बात बच्चों, समर और सीरीज के बीच में यानी कुछ बहसें हो रही है, तर्क वितर्क हो रहा है, जो आजकल हम लोग नाम देते हैं कि डिबेट हो रहा है। आगे ध्यान दो। समर ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य तो हमेशा आध्यात्मिक शांति और उन्नति रहा है, हमने कभी दूसरे देशों पर हमले नहीं किए। सीरीज जी का तर्क था कि बाहर हमला न करने का कारण कोई दार्शनिक आधार हो तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे पास शक्ति का अभाव था। उनके अनुसार आध्यात्मिक शांति आम आदमी में नहीं, अपितु दान, ट्रस्टों और चंदों के रुपयों से दूध मलाई उड़ाने वालों में होती है। यानी उन्होंने मिलाकर ये कहा कि बहुत से लोग चंदे लेकर के दूध मलाई खाते हैं, बात उचित नहीं है, ठीक नहीं है। हमें धर्म वही महत्व, यानी हमें धर्म को मानना चाहिए, लोक कल्याण वाकई मन से होना चाहिए। यह बात लेखक ने बताने का प्रयास किया है बच्चों। आगे इस प्रकार श्रेष्ठ भाई साहब और समर में कुछ देर तक तर्क वितर्क चलता रहा। संसार की उत्पत्ति, हिंदू धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान की खोज आदि विषयों पर बहस होती रही। समर श्रेष्ठ जी की बातों में से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अब हम अक्सर उनकी आपसे भेंट होती रहा करेगी। श्रीज भाई ने समर को आगे बुक पढ़ने की सलाह दी। समर उठ गया और दिवाकर को बाहर ले आया। उसने उससे अपने लिए नौकरी खोजने के लिए कहा, जिससे वह दोनों काम कर सकें, आगे की पढ़ाई भी और घर की मदद भी। उस दिन उसने बहुत सी नई बातें, यानी एक बात और भी होती है बच्चों, तर्क वितर्क से ज्ञान बढ़ता है। आज सही बात तो यह है कि बहुत कुछ जानकारी समर को सीरीज से मिली। शिक्षा वो होनी चाहिए, हम भी परंपराओं को माने, ठीक है, लेकिन जो परंपराएं हमारे विकास में बाधक हो उसको मानने की जरूरत नहीं है। ये बात भी सीरीज बताने का प्रयास किया। कोई भी धर्म हो, अगर उसकी परंपरा या हमारे उस व्यक्ति के विकास में, समाज के विकास में, शिक्षा की प्रगति के विकास में बाधक होती है तो उन परंपराओं को न मानने में भलाई है। ये बात सीरीज के माध्यम से हमारे समक्ष जानकारी मालूम है, तर्क के माध्यम से मालूम है। तो अब हम अध्याय नंबर उत्तरार्ध के 5वें पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, दिवाकर के घर में
ध्यान दो, दिवाकर के घर से वापस आकर समर पार्क में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहां उसने देखा कि लोग हंसी खुशी से घूम रहे थे। उसे लगा जैसे केवल उसका अपना घर ही नरक है। घर पहुंचा तो देखा कि अमर रोटी खा रहा था, रोटियों में घी नहीं लगा था। उसने प्रभा से कहा कि 2 दिन पहले ही शेर भर घी आया था और समाप्त हो गया। प्रभा ने कहा, हाँ ही कितना, अब तुम देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। उसने उलाहना दिया कि सारा घी तो समर भैया को खिला देती है और घर का नाम लेती है। समर उस समय जूतों पर पालिश करते हुए सब सुन रहा था। उसे यह बात ठीक नहीं लगी। उसने अमर को डांटा। तब उसकी पीठ में वो मार भी दिया, लात मार दिया। कौन? समर ने अमर को। ध्यान बच्चों, खाना छोड़कर वह गुस्से से उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा ने सुना तो समर को आवाज लगाई और उसे बुरा भला कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है। उन्हें लगा कि यह सब प्रभा के ने सिखाया होगा। उन्होंने व्यंग से कहा कि जब तक समर प्रभा से नहीं बोलता था तब तक तो ठीक था, आजकल रोज कोई न कोई उपद्रव चलता रहता है। यानी प्रभा की सास को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्रभा, यानी समर अमर की पिटाई किया, यह सब का कारण प्रभा है। प्रभा ने अपने पति से उल्टी सीधी बातें कही और जिसके कारण समर ने अमर की पिटाई की। आगे बच्चों ध्यान दें, समर ने कहा कि उसके न बोलने के कारण ही सारे उसके सिर पर चढ़ गए। खुद कोई सोचता नहीं है और वो खुद खुद कहता है। ध्यान दो, कुछ कहता है तो बहू की आड़ हो जाती है। उसने भी व्यंग से कहा कि भाभी क्या कुछ नहीं कर सकती? भाभी रानी है और प्रभा दासी। भाभी सुन न सकी और बच्ची की चारपाई पर पटक कर वहां आ गई। उसने प्रभा को हटा दिया और खुद रोटी बनाने लगी। अम्मा न कमाने का ताना दे रही थी, बच्ची रो रही थी। प्रभा उसे चुप कराने लगी। भाभी को जैसे ही पता चला कि वे रोटी बनाना छोड़कर वहां पहुंची और बच्ची को अपने हाथ में छीन लिया, फिर उसे खाट पर पटका और रोटी बनाने चली आई। समर वहां से चला गया था और पार्क में लेटे लेटे भी सब बातें सोचकर उसका सिर भन्ना रहा था। यानी बच्चों, भाभी तो बड़ी चालाक थी। जब प्रभा रोटी बना रही थी, भाभी ने जब ये बात सुनी कि समर ये बोल रहा है कि भाभी यहाँ की रानी है और प्रभा दासी है, ये बात भाभी को अच्छा नहीं लगा। भाभी तुरंत मोर्चे कर दी, प्रभा को तुरंत हटा दी कि तुम निकल जाओ, अभी मैं भोजन बना लूंगी। तो इस तरीके से वह भोजन बनाना शुरू करती है और जब उसकी बिटिया, छोटी बिटिया रोने लगती है, प्रभा चुप कराने लगती है, तो वहां पर भी भाभी ने बड़ा तेवर गजब का दिखाया। बोला कि हमारी बेटी को छोड़ दो, और बेटी को ले लेती है और फिर उसको चारपाई पर पटक देती है, मतलब परमने की रोती हुई छोड़ देती है। आगे बच्चों ध्यान दे, उसी समय एक बंदूक चलने की आवाज आई। उसमें वो पार्क में बैठा हुआ है। कौन? समर पार्क में गया है। जब होता है तो जब आदमी का मन ठीक नहीं होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं। तो वही हालत इसकी भी है। वो मंदिर में जाता है, कभी पार्क में जाता है। इस बार पार्क में गया है, दरोगा साहब वहां पर है। उनका एक घोड़ा है। घोड़ा बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और आज उसी पार्क में ला करके उस घोड़े को मार देते हैं दरोगा साहब। की आवाज आई पार्क में, तो लोगों ने बताया ये जानते नहीं है, दरोगा साहब अपने बहुत प्यार करते थे और
द्रौपदी साहब अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे और वह घोड़ा बहुत दिन से बीमार चल रहा था। उनका उसका कष्ट देखा नहीं गया और उस घोड़े को गोली से मार दिया। आज घोड़ा मर गया। तो वो बात समर सोचता है, भाई कैसा प्यार है, गोली से मार देना क्या प्यार होता है? जिससे आदमी प्यार करे गोली से मार दे, कष्ट को देखा जाए तो फिर भाई हो सकता है आजकल बड़े लोगों का प्यार ऐसा ही होता है। ध्यान दो। अब वो इसके बाद घर चला जाता है, वापस घर लौटता है। सब लोग सो चुके थे, वो अपने कमरे में चला गया। नींद नहीं आ रही थी उसे। तभी प्रभा आ बैठी और बांह छूकर बोली, खाना नहीं खाओगे? समर ने कहा, नहीं, तुमने खा लिया। और प्रभा के नहीं कहने पर वह जोर जोर से रोने लगा। प्रभा से कहने लगा, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं? यानी कहने का मतलब बच्चों, समर बहुत आत्मग्लानि और बहुत कष्ट है, उसे बहुत भावुक इंसान है। समर संवेदनशील है, बात बात में कभी कभी रोने लगता है, कष्ट हो जाता है। आज वो भावुकता में रोने लगता है कि मैं क्या करूं, सुन नहीं आ रहा है, इतने कष्ट, घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वह जमाना था ऐसा, संयुक्त परिवार में लोग पढ़ाते नहीं थे बच्चों उस जमाने में। इस तरह से बच्चों, अध्याय नंबर 5, एक जमाना था लोग, यानी ऐसी परिस्थितियां हुआ करती थी बच्चों, लोगों के पास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोचो, माता पिता भी नहीं चाहते थे बच्चे हमारे पढ़े, काम करें, पैसे आए, माता पिता चाहते थे। वो जमाना ऐसा था कि माता पिता नहीं चाहते थे बच्चे पढ़ें, काम करें। और आजकल क्या जमाना है, माता पिता चाहते हैं बच्चे पढ़े, नालायक बच्चे पढ़ते नहीं। तो हम ऐसे हैं, ये परिवर्तन आया समाज में बच्चों। अब मैं अध्याय नंबर 6 की व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनो। समर को दिवाकर ने अपने पिताजी के दोस्त की प्रेस में नौकरी दिला दी। उसे सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का कार्य करना था। काम समर को नहीं आता था, पर वो आश्वस्त था कि 2-4 दिन के प्रशिक्षण से सीख जाएगा। एक परेशानी थी, प्रेस बहुत दूर थी, लगभग 2 मील। वेतन 75 रुपए था और शर्त यह थी कि समर को 3rd ईयर में प्रवेश लेना पड़ेगा। समर के मन में लड्डू फूट रहे थे। तो खुशी के अवसर पर उसने सोचा कि प्रभा की धोती का उपहार दे, प्रभा को धोती खरीद कर उपहार देगा। अतः उसने दिवाकर से 20 रुपए उधार ले लिए। वह जल्दी से जल्दी प्रभा को वह खुशी का समाचार सुनाना चाहता था। पैसे लेकर वह दिवाकर के घर से वापस लौट रहा था। दरवाजा पर शिरीष भाई मिल गए। फिर विचारों का आदान प्रदान न चाहते हुए भी शुरू करना पड़ा। समर ने अपनी चोटी हटा दी थी, शिरीष ने उसे तुरंत इंगित कर लिया था। समर झेप गया। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता पर चर्चा होने लगी। समर ने कहा, उसकी दृष्टि में आत्मज्ञान था, आध्यात्मिक चिंतन ही भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ गुण है। पर श्री भाई साहब इस बात से सहमत नहीं थे। उसके अनुसार भी भारी भारी शब्द हैं, पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यह संसार मिथ्या है, ये कहना अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना है। समर ने सिरिस को थोड़ा बदलते हुए भारतीय ऋषि मुनियों की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की, जिसके उत्तर में सिरिस भाई ने स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक किस्सा सुनाया। इसका निष्कर्ष यह था कि यदि किसी ने 30 वर्ष तक तपस्या करके किसी चमत्कार की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उससे संसार का क्या भला होगा, क्या भला हुआ। इसके बाद सिरिस भाई साहब ने पुनः भारतीय संस्कृति में एक और स्त्रियों और शूद्रों की दयनीय स्थिति था, दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी के सबके समान रूप से देखने के सिद्धांत में पारस्परिक विरोध स्पष्ट किया। उसके बाद सिरिस भाई साहब ने फिर विषय बदलकर भारत में इतिहास लेखन की परंपरा के भाव का था, उसके स्थान पर
पुराणों में इतिहास को बार बार तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करने की चर्चा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इसी कारण भारत में एक यथार्थ वस्तुपरक ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा। यानी सीरीज जो है वो अपने तर्क को पेश करता है कि किस तरह से भारत के इतिहास में यानी सही घटनाओं का वर्णन का अभाव रहा है। पुराणों में तमाम चीजों का यानी एक अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। बच्चों आगे समर घर जाना चाहता था बच्चों, तब अनमना सा हो गया था। जब वो बाहर आया तब दिवाकर ने बताया कि 4:30 बजे या 4:45 बजे यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुंचा देती है। वहां से नौकरी के लिए प्रेस तक पैदल चले जाया करना। यह सुझाव उसे बहुत पसंद आया बच्चों। अब वो सोच लिया कि ऐसे ही मैं जाया करूंगा। धोती के दाम 12 रुपए सुनकर समर का सारा उत्साह भंग हो गया। उसने एक ही धोती खरीदी, बंडल लेकर घर की ओर चला। वह जल्दी से जल्दी प्रभा तक पहुंचना चाहता था। प्रभा ने कितनी मुसीबतें सही है, यही पहला उपहार वो उसे जाकर दे। सच पूछे तो यह साड़ी जो है, यह धोती जो है उसने खरीदा है 12 रुपए में। किसके लिए खरीदा है? अपनी पत्नी प्रभा के लिए खरीदा है। लेकिन अब घर में ले कैसे जाएगा, यही बात है। अब ले जाएगा, जैसे गेट खोलेगा वो छोटा भाई कुंवर जो है देख लेगा साड़ी। आगे बच्चों पर कैसे देगा, यह सोचते ही सारी खुशी गायब हो गई। उसने सोचा कि भाभी और अम्मा बुरा मानेंगी, फिर सोचा कि अम्मा को जाकर दूंगा क्योंकि पहला हक उनका है और अम्मा खुद ही प्रभा को दे देगी। दरवाजे पर छोटा भाई कुंवर मिला। उसके पूछने पर समर के मुंह से सहज ही निकल गया कि वह उसकी भाभी के लिए धोती लाया है। कुंवर ने पूछा, अरे भैया धोती किसके लिए लाए हो? भाई वास्तविक बात निकल गई मुंह से, अरे जानते तुम तुम्हारी भाभी के लिए लाए हैं। अब मुझे जा करके जब माँ को साड़ी देगा और माँ तो लेंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुम तो कुंवर बता देगा, अरे जानती हो माँ ये साड़ी भैया ने भाभी के लिए लाया है, अभी बोल रहे थे हमसे। अब इस पर वो फिर आग बबूला हो जाएंगी और ऐसी आग बबूला हो जाएंगे फिर घर में हाय तौबा मचेगा बच्चों। ध्यान दीजिए। इसके बाद ध्यान देना, तो प्रभा साड़ी लेकर प्रसन्न भी थी। यानी साड़ी ले जा करके पहले अम्मा को दिया, अम्मा से फिर माध्यम से वह साड़ी उनके पास पहुंची। लेकिन अम्मा को बात मालूम हो गई थी कि साड़ी प्रभा के लिए ही आई। प्रभा साड़ी लेकर प्रसन्न भी थी और नाराज भी। वो पैसे कहाँ से मिले तो जानने के लिए उत्सुक थी। प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। पढ़ने लायक खर्चा निकल आएगा और वह एमए का कर ही लेगा। दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य की कल्पना में खो गए। प्रभावी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। प्रभावी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। घर में लाइब्रेरी होगी, 2-3 पत्रिकाएं भी आएंगी। समर एक योजना रखता तो प्रभा उसमें सुधार करती। उस रात बगीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाले नेम प्लेट तक पर चर्चा की। वह कुंवर को अपने साथ रखकर पढ़ाना चाहता था। चलो अच्छी बात है। समर और प्रभा में तमाम कल्पनाओं की बातें हुआ करती थी बच्चों कि प्रोफेसर बनेगा समर, ऐसा मकान होगा, ऐसा बंगलो होगा, नेम प्लेट होगा। लेकिन एक अच्छी बात और भी थी, कम से कम छोटे भाई को भूला नहीं है। यानी लोग सोचते हैं कुंवर को तो पढ़ाएगा लिखाएगा। अच्छी बात है बच्चों। आगे दूसरे दिन रविवार था। उसने जाकर काम देख आने का निश्चय किया। सवेरे उठने पर उसने प्रभा से किसी दिन दिवाकर के घर चलने के लिए कहा। शिरीष भाई को की बीमार बहन को देख आने की भी बात की। शिरीष भाई का पूरा परिचय उसे बताया। शिरीष भाई के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है मानवता, बाकी धर्मों की मनुष्यों को जरूरत ही नहीं है। उसी समय
दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया और बाबूजी की जली कटी चीखने की आवाज आई। पूरा घर नहा चुका था पर प्रभात था। समर अभी तक बाहर नहीं आए थे। रात को धोती और पढ़ाई की बात उन तक पहुंच चुकी थी। उनका भाषण जारी था। उस समय समर को लगा कि जैसे वे लोग कोई घोर अनैतिक और अनुचित अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। यानी जोर से धक्का मारा गया। सुबह हो चुका था, लोग स्नान कर चुके थे, लेकिन ये दोनों अभी तक बातें कर रहे थे, बातों में मग्न थे। यानी वो दोनों के बीच में प्रेम का समय, बातचीत का समय ऐसे बीत गया, पूरी रात कट गई लेकिन पता ही नहीं चला। सुबह हो गया और बाबू साहब ने, ठाकुर साहब ने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा और उल्टी सीधी बातें देखी। सोचो उस जमाने में कितना बड़ा अनुशासन था, कितनी बड़ी नैतिकताएं थी बच्चों। कि लोग घर में से सुबह भोर में ऐसे निकलते थे कोई देखने न पाए, और परिवार का ऊपर डर था, संयुक्त परिवार में वो अनुशासन था। तमाम चीजों की बातों को लेखक ने बताने का प्रयास किया। अब आगे ध्यान दें, उत्तरार्ध का ध्यान दें बच्चों। उत्तरार्ध का अध्याय नंबर 6 समाप्त हुआ है। 7वें की मैं चर्चा करूंगा बच्चों। आज 7वां नंबर अध्याय भी करवा दूं सोच रहा हूं मैं। ध्यान देने वाले बच्चों, पिताजी की डांट फटकार के 2 दिन के बाद ही घर का वातावरण बदल गया था। समर को प्रभा ने भी यह बात बताई थी। उस दिन आते हुए समर को थोड़ी देर हो गई थी। घर में पांव रखते ही बाबूजी का सामना हो गया। वे लकड़ियां लदवाए आ रहे थे, सब्जियां भी झोले में थी। समर को लगा कि अब उस दिन का गुस्सा पुनः निकालेंगे, परंतु उन्होंने गुस्सा नहीं किया, अपितु प्यार से बोले कि उसे जल्दी आकर खा पी कर जाना चाहिए। बहू भी उसके लिए भूखी बैठी रहती है, ठंडा खाना भी शरीर को नहीं लगता। यानी बच्चों एक बात बता दूं मैं, बच्चे भले समझते हो कि माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, हर समय डांटते फटकारते रहते हैं, लेकिन वास्तविक बात ये होती है बच्चों कि माता पिता कोई कैसा ही पुत्र हो, कैसी पुत्री हो, लेकिन माता पिता के हृदय के कोने में जरूर उसका प्रेम में स्थान होता है, वात्सल्य और स्नेहपूर्ण स्थान होता है। आज देखो प्यार से वही समझाते हैं, बेटा समय पर भोजन कर लिया करो, बेटा ध्यान दो। एक लंबे समय के बाद समर ने बाबूजी के वात्सल्य का अनुभव किया। उसके इस अपनेपन के स्वर में वह घबरा गया था। प्रभा ने उसे बताया कि घर वालों का रवैया अब उन दिनों के लिए बड़ा उदार हो गया है। पहले जिन बातों पर कलह होती थी, अब उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। अम्मा बात बात में कहती कि समर सहारा देगा तो मुसीबतें कुछ कम हो जाएगी। यानी माँ को लगने लगा कि समर कमाने लगा है, अब कुछ सहारा देगा, घर की मुसीबतें कम हो जाएगी। क्योंकि उम्मीद बन जाती है बच्चों, जब कोई बच्चे कमाना शुरू करते हैं, माता पिता को ढेर सारी उम्मीदें, ढेर सारी कल्पनाएं, ढेर सारी आशाएं आ जाती है। बात सही बच्चों। आगे समर परेशान था। वह घर की अभी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसकी कमाई में अभी उन दोनों का ही खर्चा निकल जाए यही बहुत है। उन दोनों के बोझ से तो वे बच जाएंगे। बीए भी करना है, न करने पर दिवाकर को बुरा लग जाएगा। फिर वो मोटा मोटा हिसाब प्रभा को समझाने लगा। एडमिशन वगैरह का खर्च, फीस, जोड़ा एक जोड़ा कपड़े आज में सब खर्च हो जाएगा। एक समस्या और थी,
कॉलेज तो 8 को ही खुल जाएंगे, वेतन 15 के बाद मिलेगा, उधार और भी लेना पड़ेगा। अम्मा बाबूजी सभी आशा लगाए बैठे हैं। वह नहीं समझ पा रहा था कि घर वालों को ये बात कैसे समझाए। उधर रिजल्ट आने वाला था, समर नौकरी पर जाने लगा था, कॉलेज नहीं खुले थे, अतः वह प्रभा को कम से कम कष्ट देना चाहता था। अभी बिना खाए काम पर जा सकता है और 11-12 बजे तक वापस लौट कर खाना खाया जा सकता है, पर मेरे धीरे से उठने पर भी प्रभा को पता नहीं कैसे पता चली जाता है। वह जाग जाती है, समर उसे जबरदस्ती सुला देता है। यानी ये हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ी विशेषता है बच्चों। जब उसका पति, कोई भी स्त्री हो, जब उसका पति काम करने के लिए जाता है तो हर स्त्रियां, हर पत्नियां चाहती हैं कि उसके पति को गर्म गर्म भोजन या कुछ खाने के लिए अवश्य मिल जाए, ताकि वो आराम से अपने ड्यूटी पर जा सके। उसी प्रकार प्रभा भी उड़ जाती है, जबकि समर सुला देता है कि नहीं सो जाओ, इतने सुबह में, रात को इतने देर से सोती हो, फिर इतनी जल्दी कैसे उठ जाओगी। लेकिन प्रभा मानती नहीं बच्चों। आगे वह रेल से दफ्तर जाता था। एक स्टेशन उसके घर के पास था और दूसरा दफ्तर के पास। 5 मिनट में ट्रेन वहां पहुंच जाती थी। गाड़ी के रुकते ही वह रेल की टूटी तारों वाली बाड़ से फुर्ती से बाहर ही हो जाता था और शाम से सड़क पर चलने लगता। पहले 2 दिन उसे टीटी का डर लगा, फिर मन का डर निकल गया। रेल के सफर में उसे आनंद आ रहा था। काम शुरू में रोचक लगा था, पर बाद में मन उबने लगा। पहले कुछ दिन जोश में बहुत सारे पन्नों के प्रूफ पढ़ डाले कि प्रेस वाले चकित रह गए। मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटा दिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी थी। एक एक अक्षर कॉपी से मिलाकर जांचने के बाद उसका सिर गीली मिट्टी के लोदे जैसा हो जाता था। तो शुरुआती दौर में तो सोचा कि बाएं हाथ का खेल है, ऐसे चेक कर दूंगा मैं। लेकिन जब ऊपर का ऑफिसर और संपादक जब बोला कि नहीं ऐसे मत लौटाओ, एक एक लेटर मिलाओ प्रूफ रीडिंग में, तब जाकर मेरे पास ले आओ। जितना उसने शुरू में किया था प्रूफ रीडिंग सारा लौटा दिया। बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी हैं इसमें, इसको फिर से करो, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर प्रूफ रीडिंग करो। अब उसे ये काम भारी लगने लगा बच्चों। मशीनों की खटपट, ऊंचे गले से दिए गए निर्देश, मैनेजर का बाहर यानी आकर खड़ा होना, ये सब बड़ा उबाऊ लगता। तो जाते जाते कह जाता कि बड़े धीरे प्रूफ देख रहे हो, मशीन खाली पड़ी है, जरा ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। यह कार्य तो झाड़ू लगाने जैसा है, जितनी बार देखोगे गलती निकल ही जाती है। जैसे झाड़ू लगाने पर जितनी बार झाड़ू मारो बच्चों घर में, कुछ न कुछ इसका निकल जाएगा। वैसे ही प्रूफ रीडिंग का काम कैसा है, झाड़ू लगाने जैसा है बच्चों। झाड़ू लगाते हो, जितनी बार झाड़ू लगाओगे कुछ न कुछ मिल जाता है। उसी प्रकार जितनी बार प्रूफ रीडिंग कर दो, कुछ न कुछ इसका मिल ही जाता है बच्चों, ध्यान दो। मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटाए तो लौटा दिए थे, ध्यान दो। यानी यहाँ मैंने बताया कि वो ऊपर का मैनेजर जो ऑफिसर था बताया कि प्रूफ रीडिंग बार बार करो, अच्छे तरीके से करो। आगे ध्यान दो। वहां कार्य करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे कि उनका मन लग गया। वे काम करते करते इधर उधर की बातें सुनाया करते थे और जिनसे मन लगा रहता। 12 बजे कड़कती धूप में आने पर
समर पसीने से तरबतर हो जाता और घूम से चक्कर आने लगता। पहले दो गिलास पानी पीता, फिर खाना ऊपर कमरे में मंगाकर खा लेता। वह भी तब तक भूखी बैठी रहती, वो खाना ऊपर ले आती और दोनों मजाक का प्रेमपूर्ण लड़ाई में व्यस्त। पहले ही दिन समर ने प्रभा से कहा था कि वह समर से खाना खा लिया करे, वो ध्यान दो। यानी बार बार प्रभा यही कहती थी, पर जैसे हर स्त्रियां, हर पत्नियां अपने पति के लिए कहती हैं कि समय पर खाना खा लिया करो, टाइम पर खाना खा लिया करो। प्रभा भी समर को यही निर्देश देती थी कि सही समय पर भोजन कर लिया करो, तुम ध्यान दो। उसके लिए इतनी देर भूखी न बैठी रहा करे, ये बात समर कहता है प्रभा को। प्रभा ने मुंह बनाकर कहा, यहाँ खाने के लिए किसी की राह नहीं देखते। उसने समर से कहा कि उसे घर के कामकाज में छुट्टी ही उस समय मिलती है। समर उसे अपने साथ खाना खिलाना चाहता था, तो प्रभा ने कहा, हाय, तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे? कोई देखे तो घर के बाहर ही निकाल दे। साथ साथ खाना खा रहे हैं। समर ने उसे डांट कर साथ खाना खिलाया और भविष्य के सपनों में खो गया। प्रभा भी कुछ समय ऐसा ही सोच रही थी और कमरे की दरवाजा बंद करके उसने शर्माते शर्माते समर के साथ खाने का सुख। ये दोनों, यानी समर को मिलाकर के आधुनिक था, शिक्षित था, और दोनों साथ साथ जैसे आजकल लोग खा लेते हैं, वैसे उस जमाने की बहुत बड़ी बात थी कि पति पत्नी भोजन करा दे, पत्नी पति भोजन करा दे, एक साथ साथ बैठे। उस जमाने की बहुत बड़ी बात थी। बच्चों, पति के खा लेने के बाद पत्नी खाना खाया करती थी साथ साथ नहीं। लोग देखेंगे क्या कहेंगे, विशेष रूप से औरतें क्या कहेंगी। तो हम बातें थी उस जमाने में बच्चों। उसके बाद रिजल्ट आ गया, इंटरमीडिएट वाला रिजल्ट आया। समर सेकेंड डिवीजन से पास हो गया था, पर अमर फेल हो गया था। अमर एक और बैठा सुबक रहा था, पूरा घर दुखी था। अब एक साल उसे और पढ़ाना होगा। बाबूजी दोनों पर क्रोधित हुए। समर को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना था, पर भाई दुखी और अमर फेल हो गया। भाई साहब भी दुखी थे। प्रभा ने बताया कि वैसे तो भाभी अमर के फेल होने पर बड़ा दुख प्रकट कर रही थी, था उन्हें सांत्वना दे रही थी, लेकिन भाई साहब से कह रही थी, अच्छा अंधेरे इस घर में। एक तो दिन रात वो कह रही है, वह तो एक दिन रात अड्डे अड्डे यहाँ पर एक मुस्टैंडो की को पालो, पढ़ाओ, और इनको इतना तक ख्याल नहीं है कि अगले के भी बाल बच्चे हैं। यानी वह कहती है भाभी जी, किसके लिए कहती है? समर के लिए कहती है। ये सब बातें समर को और प्रभा को अच्छी नहीं लगती है। भाई वो पास हुआ है, कोई पास हुआ, उसे पास का आनंद लो। घर में अगर दो बच्चे हैं, एक पास हुआ एक फेल हुआ, तो मानता हूँ फेल होने वाले का दुख है, ये पास होने वाले का आनंद तो लो, उसको भी तो ले हम लोग। लेकिन नहीं, समाज कुछ और ही है बच्चों। आगे क्या हुआ? घर वालों के विरोध के बाद भी समर ने दिवाकर के साथ कॉलेज में प्रवेश लिया। 3 दिन की मेहनत के बाद समर का एडमिशन हो गया। वह भी पुराना विद्यार्थी होने के कारण अमर के दाखिले में बड़ी परेशानी हुई। अब प्रभा की असली मुसीबत आई। 11 बजे प्रेस से छूटने पर समर सीधा कॉलेज जाता और 3 बजे वापस लौटता। अभी एमटी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी, वरना 4:30 बजे घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30 या 8 बजे तक ही घर पहुंचकर संभव होगा। मिलिट्री ट्रेनिंग में न आने पर 8 आने फाइन था।
बच्चों उसमें सोचो कितनी कठिन व्यवस्था थी। अगर कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं आती थी, 8 आना की फाइन। आप उस जमाने का 8 आना मतलब जैसे आपका 100 रुपया फाइन हो, 50 रुपये फाइन हो, इस तरह की बातें थी। आगे खाने की समस्या थी। प्रभा 3 बजे उठकर कुछ बना देती थी। समर को प्रभा का इस तरह काम में जुटे रहना अच्छा नहीं लगता था, पर प्रभा बहुत खुश थी। यानी हर स्त्री बच्चों अपने पति के लिए कितनी भी परिश्रम करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार के दुख उठाने के लिए तैयार है। उसका पति पढ़ ले, अच्छे ढंग से सर्विस कर ले, और सर्विस के लिए और रात में भोर में भी भोजन बनाने के लिए तैयार रहती है। ये हमारी भारतीय स्त्रियों की पहचान है बच्चों। आगे वो उसे ताजा खाना देती थी। वो कहती थी गरम गरम खाने से स्मार्ट लगोगे। उसने यह भी बताया कि अम्मा ने कहा है कि यदि खाना ले जाना है तो ढंग के 4 पराठे सेक कर रख दिया करो। यदि कोई मित्र साथ खाने बैठ जाए तो देखे तो सादी रोटी अच्छी नहीं लगती भाई, क्योंकि प्रभाव पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। सोचती थी अगर कॉलेज में जाओगे, बीए की पढ़ाई कर रहे हो, कोई दोस्त यार मिल गया, अगर बोलेगा भाई अरे यार आप टिफिन मुझको भी कराओ, वही सादी रोटी, वही सब्जी, वही भुजिया, वही अचार, तो बात कम बनेगी। इसलिए पराठे वगैरह बना दिया करती थी। समर समझ गया कि वह यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 10-11 को तनख्वाह जो मिलने वाली है। उसने प्रभा से कहा कि क्या वह भाभी को इस महीने का हिसाब दे सकती है। उसके उत्तर में प्रभा ने कहा अम्मा दांत जाकर कहेगी कसम की कमाई का हिसाब दे रही है। समर ने बच्चों समर ने परेशान होकर कहा कि जी में आता है इस सब चक्कर को छोड़कर 60-70 रुपए की क्लर्की कर ली जाए और शांति से जिया जाए। पर प्रभा का कहना था कि बात पैसों की नहीं है, उसके सपनों की है। प्रभा ने समझाया है कि छोटी सी मुसीबत है, दूर हो जाएगी, पर सपनों का सुख भी तो वे ही उठाएंगे। कोई समर का साथ दे या न दे, पर प्रभा उसके लिए साथ देती रहेगी। यानी बात यह बच्चों, कुल मिलाकर के प्रभा एक आदर्श स्त्री है, एक आदर्श पत्नी है। वह सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन अपने पति समर को करती बच्चों। यानी चाहे जैसे भी मुसीबत है, थोड़ी दिनों की बात है, अरे पूरी पढ़ाई कर डालो तुम, प्रभा उसके साथ खड़ी है, हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है बच्चों। आगे प्रभा के इस कथन से अमर को बल मिला और उसके धैर्य के विषय में विस्मय करते हुए उसने पूछा कि क्या इतनी मुसीबतें सहते हुए उसके मन में कभी पराजय की भावना नहीं आई। प्रभा ने कहा कि मुसीबतें सहते सहते उसका डर दूर हो गया और अपनी इस अध्यापिकाओं जैसी भाषा पर वह लजा कर नीचे देखने लगी। यानी बच्चों चाहे जो भी हो, वो एक आदर्श पत्नी है, और पति के एक कोई भी आदर्श पत्नी हो, आदर्श स्त्री हो, पति के दुख में, कष्टों में कंधे से कंधे कर मिलाकर खड़ी है, यही आदर्श स्वरूप होता है बच्चों। कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदि काल पर रखियों प्यारी। पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है, मित्र की परीक्षा, धर्म की परीक्षा और धैर्य की परीक्षा दुख के समय में होती है बच्चों। और उसी में पहचाना जाता है कौन अपने हैं कौन पराए। अभी तुलसीदास जी ने लिखा है ना,
धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परीक्षों उतारी। आपत्ति के समय में इन चारों की परीक्षाएं होती हैं बच्चों। आगे ध्यान दो बच्चों। समर ने यह कहकर कि वह हारा नहीं है, दोनों हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़कर प्रभा का सिर उठाया था। दोनों रोमांचित हो गए। यानी आज दोनों खुश हैं। पति पत्नी के बीच में यही प्रेम होना चाहिए बच्चों, यही लगाव होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के दुखों में, एक दूसरे के सुखों में शामिल हों। जो दृश्य यहाँ पर दिखलाया गया अध्याय नंबर यानी 7वें में, वो अपने आप में एक रोमांचकारी दृश्य है। एक आदर्श पति पत्नी के संबंधों को व्यक्त करने वाला यहाँ पर कथा वस्तु है। इस प्रकार से ध्यान देने की बात है मेरे प्रिय विद्यार्थीगणों। आज अध्याय नंबर 7 मैंने समाप्त कर दिया हूँ। अब 8वें अध्याय की कक्षा अगली कक्षा में प्रारंभ होगी। ध्यान देता रहूंगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, यह अध्याय यानी साराकाश का 7वां नंबर अध्याय मैंने आज समाप्त किया हूँ और अगली कक्षा में 8, 9, 10 उसमें मैंने समाप्त कर दूंगा। तो बस आज कक्षा यही समाप्त करता हूँ बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कोट कोट धन्यवाद मेरी तरफ से स्वीकार बच्चों।